बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं साहिबा कमर। मैं कुछ अरसे से इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रही हूँ और आपने भी महसूस किया होगा कि हम इस शहर कायद में अब नहीं रह रहे, हम एक जंगल में रह रहे हैं। हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म, हमारे अंदर इंसानी रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म, हमारे अंदर खून के रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म, हमारे अंदर दोस्ती का तक़द्दुस ख़त्म। किस तरीके से हमें उलझाया गया, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमने रखा एक साइड के ऊपर और हम 2 वक्त की रोटी के हसूल के अंदर इतने महम हो गए। हमारे बिल के आ रहे हैं, उस बिल को अदा करना है, इस फिक्र में हम लोग इतने ज़्यादा गर्क हो गए कि हमें पता ही नहीं चला हम कब इंसान से हैवान बन गए। एक दोस्त ने उस दोस्त को जो उसके ऊपर एहसान करने वाली उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आखिरी वक्त तक उस पर जिस दिन उसको मारा है उस दिन तक उसके लिए वो एहसान करने के लिए ही उसके पास आ रहा था। और एक पुरानी दोस्ती थी जिसके बाप को वो अपना बाप कहता था, उस दोस्त को इसी जगह पर इसी घर से निकलकर, ये उस बदबख्त का घर है जिसके ऊपर अभी ताला लगा हुआ है, काश के ताला ना लगा होता तो मैं जरा उससे एक सवाल जरूर पूछती कि कहाँ से इतना कहर तू अपने दिल में लेके कहाँ से आया था भाई? तू इंसान के दर्जे से इतना नीचे गिर गया कि तूने हैवानों को भी, दरिंदों को भी पीछे छोड़ दिया। कहाँ से लाया इतना तू, इतनी आग, इतना जहर काला कहाँ से लेकर आया तू? मैं पूछना चाहती थी उससे, लेकिन घर में ताला लगा हुआ है, वो भाग चुका है यहाँ से और पुलिस जो है वो उसको ढूंढने में बिल्कुल पूरी तौर पे फिलहाल तक नाकाम है। फिल वक्त जो मैं बात कर रही हूँ कोई उसका आता पता नहीं है। घर वाले, माँ बाप, बहन भाई तड़प रहे हैं इस जगह के ऊपर। उसको गोली चलाकर यहाँ से उसने फायर किया अपने उस मोहसिन के ऊपर जो उसका दोस्त था और यहाँ पर आके उसकी लाश गिरी हुई थी। पूरे मोहल्ले वाले ये तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको हाथ लगाने के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 35 लोग खड़े हुए थे इधर। लेकिन ये है आज का, ये एक वाकया नहीं है, ये एक मातम है। एक दफ़ा फिर से हमारी मिनहसल कौम, बहैसियत मिनहसल कौम, हम सबका, कराची की कौम का, ज़रा देख लीजिए आज के प्रोग्राम में कि अगर आपको नफरत ना हो जाए ना अपने इस सिस्टम से, अपने इस वजूद से, जो कि हम वजूद की अगर बात करते हैं मिनहसल कौम, तो हम सबका एक ही वजूद है। हम मिनहसल कौम अगर एक वजूद है ना, तो हमें इस वजूद से अब नफरत हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? आज के प्रोग्राम में आप देख लीजिए जनाब। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं जिस हवाले से मुसलसल ये प्रोग्राम करके आपकी तवज्जो जिस मसले की तरफ मबजूल कराना चाह रही हूँ, इसका ताना बाना बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पर बनता है। किस तरीके से बनता है? ये रोज़मर्रा के वाक़यात हो गए। हमें लगता है कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी जो है वो उसमें ऊँची चल रही है, बस यही चल रही है। इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इफ्तिखार के 2 तारुफ हैं। तारुफ क्या है? एक तो ये सोशल वर्कर हैं, मैं इस हवाले से भी इनसे सवाल करूंगी। लेकिन इफ्तिखार को अगर आपने देखा हो आज से कुछ अरसे पहले, इफ्तिखार को आपने इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखा है। याद दिला दूं आपको कि आज से कुछ अरसे पहले 2 भाइयों को मॉब वायलेंस के तहत, वो भी पठान फैमिली थी, आपको याद होगा वो प्रोग्राम आपने बड़ा पसंद भी किया था और बहुत ज़्यादा आपके दिल दहला देने वाले आपके कमेंट्स भी आए थे उसके ऊपर। मॉब वायलेंस के तहत 2 मासूम लड़कों को जो कि आपस में कज़न से, उनको मार दिया गया था बेदर्दी के साथ। ये उनके मामू थे और आपने उनका उसमें कमेंट्स आपने इनके देखे होंगे और उनको इंसाफ दिलवाया इन्होंने। ये सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन इस मामले में काशिफ, जहां पे इन्होंने अपने भांजों को खोया था और एक जख्मी और एक उसमें शहादत हुई थी, वहां पर इफ्तिखार के इस मामले में भी इफ्तिखार का किरदार ये है कि इफ्तिखार कजन है आप काशिफ के। आपके खानदान में अगर देखा जाए तो इस तरह के 2 किस्म के वाकयात हुए, एक मॉब वायलेंस के तहत हुआ है और एक कत्ल हुआ है आपके खानदान के अंदर कुछ अरसे के बाद आपके इस कजन काशिफ का, जो कि बहीमाना कत्ल हुआ है। पहले तो मैं आपसे एज अ कजन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपने भांजे को इंसाफ दिलवा दिया, उनके कातिलों को गिरफ्तार करवा दिया, अब कम से कम उनको एक थोड़ी सी तसल्ली हो गई होगी कि भाई इंसाफ मिल गया। काशिफ किस किस्म का एक लड़का था? मैंने अभी तक जो मालूम किया है, सच्ची बात है कि उसमें बड़ी तारीफें मैंने उसकी सुनी है, लेकिन इफ्तिखार मुझे ये बताइएगा कि किसी को कत्ल करना ये इंतहाई इकदाम होता है, इकदामात में से शुमार होता है, इंतहाई कदम। ऐसा इंतहाई कदम उठाने की नौबत क्यों आई? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस गम की घड़ी में जो है ना हमें साथ दिया, हमारी आवाज़ जो है ना बाला मुकाम तक पहुंचाई। मैं ये कहना चाहूँगा, काशिफ का आपने जहाँ पूछा है कि वो किस किस्म के इंसान थे, काशिफ इंतहाई जो है ना मोहब्बती इंसान थे और नडर भी थे, बेबाक थे, लाडले भी थे
तो अब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि उसको, जिसे दोस्त तो इंसान नहीं कह सकता है, लेकिन दोस्त के तहत या दोस्त ने खुद उसको जो है ना कत्ल किया, शहीद किया। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं यही वो जगह है कि 8 तारीख के दिन 2 बजे यहाँ उसको बुलवा के पेट्रोल के बहाने कि भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो पेट्रोल लेके आए। उन्होंने अभी अपनी बाइक ठीक से रोकी भी नहीं थी कि उनके ऊपर ब्रस्ट कर दिए, फायर कर दिए। इस घर से निकल के ये जो है ना गुलफराज कातिल का घर है, यहाँ से निकल के यहाँ उनको शहीद कर दिया गया है। मतलब वो इस कदर जख्मी हो गए थे कि हॉस्पिटल पहुंचते ही वो जो है ना रास्ते में दम तोड़ गए। FIR कट चुकी है, 302 की FIR कटी है, आए विटनेस मौजूद है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड सब कैमरे लगे हुए हैं। आप अपने कैमरे के तवज्जुद से भी सारे दिखा दीजिएगा सब, पूरी आवाम को, दुनिया को, कि कैमरे होने के बावजूद फिर कातिल के पास मोबाइल भी मौजूद था। हमारे जितने क्रिमिनल शहर में पकड़े जाते हैं तो वो मोबाइल से ही पकड़े जाते हैं, उनके पास भी मोबाइल मौजूद था। आज 7 दिन हो गए कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। समझ से बालातर है कि हमारे आला हुकाम वो कातिल को गिरफ्तार करना नहीं चाह रहे हैं, उनको खुली छूट दी गई है, या उनके पीछे कोई और राज है, या वो शायद इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि कातिल का भाई किसी रेंजर्स में कोई सिपाही है या सब इंस्पेक्टर, वटेवर जो भी है, मतलब वो वर्दी वाला है, तो इसका मतलब ये कि उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी इफ्तिखार, अब जो मैं सवाल करूंगी ना वो करूंगी एज अ सोशल वर्कर, जो आप ये काम करते हैं, क्या ये मेरा वहम है या मैं एग्जैजरेशन से काम कर रही हूँ, या आपको वाकई में लगता है कि आए दिन आपकी अपनी फैमिली के अंदर 2 प्रोग्राम तो मैंने किए, एक आपके भांजे के लिए जिसको मार दिया गया मोब वायलेंस के तहत, और एक आपके इस कजन के लिए। 2 दफा मेरी आपकी मुलाकात दोनों गैर तबई अमवात के हवाले से हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हम लोग एक जानवरनुमा कौम बन चुके हैं, हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम लोग इस कदर क्या कहना चाहिए कि हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए कि हम अब उस लेवल पे आ गए कि हम किसी की जान लेना हमारे लिए बाएं हाथ का काम बन गया। हम अशरफुल मखलूकात वाकई कहलाने के इस वक्त लायक हैं। आपने पूछा सोशल वर्कर के हवाले से, तो मैं ये चाहता हूँ एज अ इंसान, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया है कि इंसान किसी से जुल्म ना करे, और ये भी है, मेरा ये कहना है कि इंसान जुल्म बर्दाश्त भी ना करे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब बंदूक तो हम उठा नहीं सकते हैं, शहर है, कानून के मुताबिक हम इंसाफ भी चाहते हैं, तो कानून के मुताबिक ही हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो उससे क्या होगा, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हम हर जगह जाके आवाज़ उठाते हैं। एक आम शहरी के पास जो है ना हक आवाज़ उठा सकता है और इससे हट के वो एहतजाज कर सकता है। अगर हमें इंसाफ अब नहीं मिलता, हम देख रहे हैं कुछ दिन, हम और भी देख रहे हैं 2-4 दिन, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, फिर वो हम आपस में पश्तून जरगा जो है ना, हमारा जो मशरान है, हम सब मिल के जो है ना ये बात तय करेंगे कि हमें सुपर हाईवे बंद करना है, हमने कोरंगी क्रॉसिंग के रोड बंद करने हैं, हमने DIG ऑफिस जाना है, हमने CM ऑफिस जाना है, या हमने गवर्नर ऑफिस जाना है। हमने एहतजाज इसलिए करना है कि हमारा कातिल दिन दहाड़े हमें जो है ना शहीद करके वो चला गया है, और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर के खिलाफ है, अगर इन्होंने हाईवे ब्लॉक कर दिया, अगर इन्होंने कराची ब्लॉक करने के लिए, ये पठान कौम है, ये याद रखिएगा। एक मतलूबा एडवोकेट को हमने रिहा करवाया सुपर हाईवे बंद करके, ठीक है, तो हम अपने कातिल के शहीदों को भी जो है ना अपने शहीदों के कातिल को भी पकड़वा सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें सुपर हाईवे बंद करने पे मजबूर ना करें। वहां बहुत ज्यादा आवाम जो है ना डिस्टर्ब हुई थी उस दिन भी, और आइंदा भी होगी। अगर ये आ गए ना एहतजाज करने पर, तो एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका बहादुर तक ने घुटने टेक दिए थे इनके सामने, इनको काबू में नहीं कर सका था। तो बाकी आप लोगों का किस तरीके से सिस्टम चलेगा आप खुद बता दीजिए मुझे। एक आपको मशवरा है कि इनको एहतजाज पे मत लेके आइएगा, आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। सर ये मुझे बताइएगा पुलिस का किरदार आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब इनकी वालदा से मेरी अगर बात होती है, मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? क्या एक खाली गोद की जो माँ होती है मैं उसको क्या तसल्ली दूं? क्या पुलिस को अंदाजा है कि एक माँ ने और एक बाप ने अपना और एक बहन ने अपना भाई खोया है? जी, सबसे पहले तो मैं 21 का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो आए और हमारे इस सानहा को हाईलाइट किया। जहाँ तक पुलिस का काम है या पुलिस की जो काम कर रही है, अभी तक वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी का शिकार है। अभी तक हमें कोई ऐसे उनसे तवक्कुओ नहीं की कि जिससे हमारे को सुकून मिले कि हम किसी को कह सके कि भाई इन लोगों ने अच्छा काम किया है। आज भी हमारी मीटिंग हुई SSP साहब से, हमने कहा कि खुदारा हमारे को इंसाफ दिलाए, कातिल तक पहुँचे। अगर पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि हमें फ़ौरन इंसाफ दिलाया जाए। हम उस तरफ नहीं जाते, हम कारोबारी लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ़ हो, हम जो है ना एहतजाज पे जाए। हम यहीं तक आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से हम आला बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ़ौरन इंसाफ दिया जाए और कातिल को गिरफ्तार किया जाए कि आया क्यों
दिन दिहाड़े काशिफ को वो कत्ल किया गया, क्योंकि ये जो गुलफराज है ये दोस्ती के नाम पे एक दब्बा है। दोस्ती के नाम से लोगों को जो है ना नफरत होने लगी है, तो हम चाह रहे कि फौरन कातिल को गिरफ्तार किया जाए। सर मुझे ये बताइएगा कि काशिफ की तो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, गुलफराज की किस किस्म की रेपुटेशन थी? जी देखो, अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होती तो इस तरह काम नहीं करता। जाहिर बात है वो ठीक नहीं था, तो अगर देखो अगर वो गलत नहीं होता तो इस तरह दिन दिहाड़े काशिफ को कत्ल नहीं करता। ये तो साफ जाहिर है कि वो एक क्रिमिनल बंदा था और उसकी एक्टिविटी इस तरह थी, नेगेटिव सरगर्मियों में था। जो है ना किसी की सपोर्ट हासिल हो, शायद ऐसा लग रहा है अब तक कि उसको किसी की सपोर्ट हासिल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की सपोर्ट हासिल है। क्या कहेंगे सर? एक ऐसा वाकया हुआ है इसी जगह के ऊपर, जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ, 2 कदम के फासले पर वो नौजवान गिर गया था गोली खाकर। ये जगह है जो 2 कदम के फासले पे। मुझे ये बताइएगा, आपको लग रहा है कि आप एक शहर में हैं, एक शहर जिसको कराची कहा जाता है उसमें है, या आपको लग रहा है कि आप एक जंगल में? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, जो हमारे पास आया और आप हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये जो वाक़या है बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ये आज मतलब मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये कोई मेरे घर की बात नहीं, मैं पूरे बिटाई की बात कर रहा हूँ आपको। इस टाइम पे जो पूरा कुरंगी क्रॉसिंग इस बात का शिकार है कि हर माँ जो है वो अपने बच्चों को कह रही है कि बेटा आप अपनी दोस्तियाँ ख़त्म करें। ये इतना बड़ा सान्य हुआ है कि, और जहाँ तक रही है गुलफराज की बात, तो गुलफराज को अगर कानून, हम तो पहले देखें हम कानून पसंद लोग हैं और हम कानून को फॉलो करते हैं, और अभी भी आपके सामने हम फॉलो कर रहे हैं। हमने कोई किसी किस्म की कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी अभी तक, क्योंकि हम अपना सब्र, जब तक हम में सब्र है हम सब्र कर रहे हैं, और अगर हमें हमारा सब्र ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर हम एहतजाज पे जाएंगे। वो जैसे हमारे इफ्तिखार भाई ने आपको बताया कि DIG ऑफिस और प्रेस क्लब हो, जहाँ तक हम जाएंगे हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं उस बाप के पास जा रही हूँ बड़ी हिम्मत करके, जिसने अपने लख्ते जिगर को खोया है, और वो इतना हौसलामंद, जैसे कि आप, मैं बताऊँ ये माँ बाप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी तवक्को से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस लम्हे इनको गिर जाना चाहिए था घुटनों के बल, वह चट्टान की तरह खड़े हो गए। सर मुसव्विर साहब, मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं अगर आपको तसल्ली दूंगी तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं, उसी पॉइंट के ऊपर, जो एक बाप मुझे अपने हाथों से बता रहा है कि इधर मेरा बच्चा गिर गया था। कैसा दोस्त, कैसी उसके साथ उसके मैंने तो सुना है उसके ऊपर बड़े एहसानात किए थे उसने। जी, बड़े एहसानात के अलावा जो है वो ऐसा है कि वो मुझे भी अबू बोलता था। मेरा बेटा जब गुलफराज आपको भी अबू बोलता था? मुझे अबू बोलता था, और हमारा कदीम रिवायत में ये होता था कि सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा आता था तो जवान लड़का उसके पाँव पे हाथ रखते थे और बाद में सलाम करता था। तो ऐसे ही डेली वो करता था। जब भी आता था ना, तो वकूए से एक दिन पहले मैं वहाँ पार्किंग बनाए हुए रक्षों का, तो मैं उसकी रखवाली करता हूँ। तो ये आया मेरे पास तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था रात को। तो मेरे को सलाम किया, अबू क्या हाल है, मेरे पाँव पे हाथ रख के मुझे सलाम किया, गले मिलता था मेरे से। पूछा IG साहब कहाँ है। मेरे काशिफ खान का जो वो था तखल्लुस था, तो वो IG साहब के नाम से था। उसको ज़्यादातर लोग प्यार से उसको IG बोलते थे। हाँ, वो जो है उसके दोस्त आज नाम से कम और IG साहब के नाम से ज़्यादा जानते। पूरी कराची से वहाँ उसके लिए जनाजे में लोग शरीक हुए। आप इस मल्ले से मालूम कर सकते कि इस मस्जिद में उसके जनाजे से पहले इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। तो ये सारा उसके दोस्त यार ताल्लुक़ वाले, तो वो इतना रहमदिल था कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। उसके अंदर ये क्वालिटी था। वकूए के टाइम 1:15 बजे मैं नमाज के लिए जब जा रहा था तो काशिफ को मैंने देखा। वो जो उसके साथ बाइक पे लड़का था वो भी उसके साथ बैठा हुआ था। तो मैं गया नमाज पढ़ के, जब मैं आया तो भी काशिफ और अब्दुल्ला नाम है उस लड़के का। तो इतने में काशिफ को फ़ोन आया, इसी का फ़ोन आया। काशिफ ने मोबाइल उठाया और वो दोस्त जो है ना उसके लिए ऐसा उसको देख रहे। तो
इसने कहा यार आपने मुझे पेट्रोल चाहिए था, तो इसने कहा मैंने वो फलाने लड़के के हाथ भिजवा दिया। उसने कहा नहीं दे। बोला चलो बेगैरत ने अपने लिए डाल दिया होगा तो मैं आपके लिए पेट्रोल लाता हूँ। अब्दुल्ला को इसने कहा कि अब्दुल्ला चलो यार ऐसा करते हैं कि उसको पेट्रोल भी देते हैं और अगर वो उसको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो उसकी बैठक में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और गपशप कर लेते हैं। और अगर ये तो अल्लाह का एहसान था हमारे ऊपर आना था। ये जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ये ऐसे बेहस लोग हैं कि उस वक्त भी इन्होंने कोई किस्म का एहतजाज नहीं किया। अगर ये चाह रहे थे इधर जब मैं आया तो तकरीबन 30 से 35 लोग खड़े थे, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा था। किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो इधर से गया, वो पोल तक मेरा बेटा गया काशिफ खुद उस पोल के पास, उधर से उसका मामू कामरान खान जो यहाँ का काउंसलर भी है, इस इब्राहिम मस्जिद में किसी का जनाजा तो वहाँ से आ रहा था, उसके साथ एक और दोस्त था। उन्होंने देखा कि काशिफ इधर खड़ा है और वो जो है आगे भाग रहा था। मेरे बेटे ने उसको फिर भी बोला, गोली मारा। बोला बेगैरत आपने मुझे इसलिए बुलाया, भाग जाओ अभी पुलिस आएगा, तुम्हारा 2 बेटी है। लेकिन ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये जो साथ वाले हैं, इंतहाई संगीन दिल वाले हैं, बेहस लोग हैं कि इन्होंने इतना नहीं किया कि उसको मेरे आने तक पकड़ दे। मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट में इधर पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि मैं कैसे आया हूँ उधर। फिर मैं एबटबा उधर गया। अब ये जो है ना, ये 3 जगह में शो होता है, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद। और मैं रोज़ जो है ताने वाले से ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप हमारे साथ टीम तैयार करो, हम जाते हैं, उनका आने जाने का खर्चा भी देता हूँ और भी जो है, क्योंकि पुलिस बगैर पैसे से किसी के लिए काम नहीं करते। क्यों हमारा तो ये 70 साल गवर्नमेंट के हिसाब से, मैं गवर्नमेंट से रिटायर आदमी हूँ, तो मेरा 70 साल का तजुर्बा है। और ये सीएम जो हमारा वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, ये जिस इदारे में, अब तो खैर दूसरे आ गए हैं, दूसरा आ गया, लेकिन हमारे इससे यानी करीबी ताल्लुक इसके बाप से था। और ये जिस इदारे में मैं मुलाजिम था उसमें ये इंजीनियर था। इसको मैंने अपने 1980 में अपने वैन में मेरे साथ बैठता था और 5 अफसर होते थे, इसको मैं ऑफिस ले जाता। मैंने उस टीवी के तवज्जुह से जो पहली दफ़ा आया तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप भी पॉडकास्ट के अंदर इंजीनियर की हैसियत से, मैं ड्राइवर की हैसियत से, लेकिन हम कुलिक है। और फिर आपके वालिद, इसका वालिद बहुत ज़बरदस्त आदमी था। हम जब भी इनके डेरे में जाते तो बड़ा बहुत निसार कोड़ो साहब से भी हमारे घरेलू ताल्लुक है। मैं उनके घर में हमारे चाचा के साथ जाते थे। ये जो ये स्पीकर है सिराज दुरानी, आगा सिराज दुरानी, ये तो हमारे कौम का भी है और इसका एक भतीजा लगता था दूर पार का, वो मेरे इस बेटे का क्लास फेलो भी था। ठीक है मुसव्विर साहब, किसी ने आज तक जो है ना हमारे को ये इंसाफ नहीं दिलाया। हरीपुर, एबटाबाद, पेशावर कितना दूर है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा है, उसके अंदर कहाँ होगा? ये 3 जगहों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उस जगह पे खड़ी हुई हूँ जहाँ पर वो जाए वकू है। आप यकीन करिए कि मेरी आवाज़ सुनकर खिड़कियाँ खुल रही हैं और सर बाहर निकल रहे हैं, ख़वातीन के भी और मर्द हज़रात के भी। मैं चारों तरफ देख रही हूँ। ये तो खैर आपने इस घर में तो ताला देख ही लिया है। आसपास के अगर लोगों की मैं आपको बात बताऊँ, ये है एक्चुअली जो डिलेमा है ना, वो ये है कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि रुका नहीं कोई हादसा देखकर कि यहाँ पर वो बंदा मर रहा था, उसको बचाया जा सकता था, उसको गोली लगी थी, जवान बंदा था, 27 साल का था, उसको बचाया जा सकता था। अगर यहाँ पर कोई इंसान होता, सबको ये फिक्र थी कि अगर हाथ भी लगा दिया इसको तो जान जाती है तो जाए, हाथ अगर किसी को लगा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि केस मेरे गले पड़ जाए। उस बदबख्त ने तो जो किया था उसको तो खैर हम लोग इसको तो कर ही रहे हैं। इस सोच का हम लोग क्या करें? हम इतने खौफज़दा हो गए, हम एक दूसरे को मरने दे रहे हैं। हम मिनहसुल कौम की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक वाक़या है। ये मिनहसुल कौम की हम बात कर रहे हैं। मर गए हम लोग, हम अंदर से मर चुके, हम ख़त्म हो चुके, हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी। मान लीजिए इस बात को, किस वजह से ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, कुछ पता ही नहीं चला। हमें 2 वक्त की रोटी के अंदर उलझा के रख दिया हुकूमतों ने, सिस्टम ने। हमें यह अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत कैसे मरती है ना, ये एक वाक़या आपके सामने एक दिखा रहे हैं हम आपको। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ? ना आपको अभी तक इंसाफ के लिए कोई खुद से कोई पुलिस की कोई ऐसी कारकर्दगी सामने आई है? कभी एक आधा कोई वाक़या हो जाए तो हो जाए, तो उसमें पुलिस जाग जाए तो जाग जाए, वरना जगाना पड़ता है। हम किस शहर में रह रहे हैं? हम इस शहर में रह रहे हैं जहाँ पे हमें अपने ना हम अपने खूनी रिश्तों पे भरोसा कर सकते, ना हम बीवी और शौहर जैसे एक रिश्ते पे भरोसा कर सकते, और अब तो हम जान से प्यारे दोस्त पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हम अब ख़त्म हो चुके मिनहसुल कौम, अंदर से हमारी ये कौम तबाह हो गई, हमारा ये शहर तबाह हो गया।
जनाब, इस वक्त एक दफ़ा फिर मेरे असाब का इम्तहान, इसलिए कि मुझे एक ऐसी माँ से बात करनी है उस हवाले से जब मुझे पता है कि मुझे इसके ना चाहते हुए भी ज़ख्मों को कुरेदना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ के लिए मसला ये कि यहाँ पे इंसाफ इतने आसानी से नहीं मिलता है। जब तक कि चिल्लाया ना जाए, जब तक कि मीडिया में ना आए, जब तक कि हाईलाइट ना हो, उस वक्त तक मुश्किल होता है इंसाफ का हसूल। तो मैंने इनकी पूरी शिनाख्त छुपा दी है, क्योंकि ये है बहुत अगेन उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ, ऐसे एक घर के अंदर जहाँ पर ख़ानदानी कस्टम्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और अगर इतनी बड़ी मजबूरी ना होती तो इस औरत को आप कभी भी ना इस वक्त देख रहे होते। इसलिए मैंने पूरी तरीके से इनको कवर करवाया है ताकि इनकी शिनाख्त जो है वो वाजे ना हो सके। मैं सिर्फ आपको एक माँ दिखा रही हूँ। इतनी बहादुर औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। ये पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। काशिफ का एक पठान फैमिली से, एक टिपिकल पठान बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक था। तो आप सोच लीजिए कि 27-28 साल के बच्चे को खोने का दुख क्या होता है, लेकिन चट्टान की तरह वो कहती है मुझे सुकून ही तब आएगा मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार होगा। और ये इतने हौसले के साथ ये औरत बैठी हुई है, मैंने यकीन माने कि मैं इनका मुंह देख रही थी कि अब मुझे थोड़ा सा ऐसा कोई फील होगा कि अब ये बंदी ढहेगी, अब ये रोएगी, अब ये इस तरह का कोई वो होगा कि मुझे इनको संभालना पड़ेगा। चट्टान की तरह ये औरत खड़ी हुई थी। क्या चाहिए? सिर्फ इंसाफ। माँ जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से ताज़ियत। अब आप मुझे ये बताइएगा, काशिफ आपका बेटा, जिस बदबख्त ने उस पर गोली चलाई, गुलफराज उसका नाम, ये बताइएगा कि काशिफ कैसी उसके दोस्तों की कैटेगरी, यानी कि दोस्तों से, जिन दोस्तों के साथ वो मिलता जुलता था, किस किस्म के उसके दोस्त थे? जो ये तो वो बार बच्ची खेलती है, बार बच्ची अंदर तो हमारा घर पे ना आती है न मैं जाती है, लेकिन बस उसके दोस्त जो साथ था अब्दुल्ला, उसने बताया, जो उस लोगों ने फोन कर दिया जो मेरे लिए पेट्रोल लेकर आओ। इसने बोला था अच्छा ठीक है। फिर वो रुक किया, थोड़ा बात कर दिया अब्दुल्ला के साथ, ऐसा दोस्तों के साथ, फिर उसने बात फोन कर दिए। मैं इतनी बात आपको समझा दूं कि इन्होंने कहा है कि वो जिस कातिल ने उस पर गोली चलाई, ये वो बंदा था गुलफराज, जिसके घर में राशन तक काशिफ डलवा के दिया करता था। राशन तक जिसके घर में डलवा के कोई दे रहा है, ये उस बदबख्त को आप देखिएगा। और इसकी माँ ये बता रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं कि उसने काशिफ को फोन किया, जिस दिन उसने ये कार्रवाई की उस दिन काशिफ को फोन किया, मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो अल्लाह का बंदा उसके लिए पेट्रोल का इंतजाम कर रहा था। जी हाँ, पेट्रोल का। फिर वो कह रही हम नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, आपके लिए पेट्रोल देंगे। फिर वो चले गया, कह रही है नमाज पढ़ लिए, और उसने बोला था हमारा टैंकी में बहुत सारी, उसने तो खुद मुझे बताया, कह रही अम्मी मैंने आज टंकी भर दी है। मैंने बोला था अच्छा कर दिए पेट्रोल का। कहती है बस मैंने 2000 रुपये मुझे दे दो, मैं टंकी भरूंगी ना, जो बार बार नहीं डालूंगा पेट्रोल। जो उसने पेट्रोल डाल दिया, फिर उस लोग ने फोन कर दिया, कहते ये मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया हमारा बाइक में, मुझे लिए पेट्रोल लेकर आ। उसने बोला था अच्छा ठीक है। फिर वो उसके घर पे तक चले गया, बार गली में, वो भी बार गली में खड़ा होता। वो लड़का कहती है वो हमारा सामने ये काम हो गया। वो भी बार आ गया, कह रही है काशिफ सब्र कर 2 मिनट में अंदर जाऊंगा। वो अंदर चले गया, जो पिस्टल चुप से उससे बस ऐसा गोली मार दी। माँ जी, मैंने काशिफ की तस्वीरें देखी है। मुझे काशिफ की बहन ने, आपकी बेटी ने मुझे तस्वीरें दिखाई, जो कि इस वक्त प्रोग्राम के दौरान चल भी रही हैं, जब गोली मारी गई। माँ जी, कभी सोचा था आपने कि उसके किसी दोस्त के हाथों काशिफ को गोली मार के वो मारेगा? कभी आपने सोचा था जिंदगी के अंदर? नहीं, ये तो हमारा ज़हन में नहीं था। मुझे क्या पता था जो ऐसा हो जाएगा, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो कह रही हमारा बेटा ने बोल दिया घर पे अच्छी तरीके से कड़े गोश्त बनाओ, मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे और खाएंगे। फिर मैंने अपना बहू को बोला था कड़े गोश्त बना दो काशिफ के लिए अच्छा सा। बस ये सोच भी नहीं था जो हमारा साथ ऐसा हो जाएगा। माँ जी, मैं बिल्कुल आपसे नहीं मालूम करूंगी कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो उस वक्त आप पे ये कैसे आपको खबर मिली और किस तरीके से, क्योंकि मुझे आपके ज़ख्मों को चीरना नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कोई वजह मालूम अभी तक हो सकी कि
इतना ज्यादा उस बंदे ने अपने ऊपर एहसान करने वाले दोस्त, जो उसके घर में राशन डलवा रहा है, जो उसके एक कॉल के ऊपर उसको पेट्रोल उसको देने के लिए जा रहा है, भूखा भूखा घर से गया है, लेकिन अपने दोस्त को कि नमाज पढ़ के मैं तुम्हें पेट्रोल पहुंचा के आ रहा हूँ। इतने एहसानात करने के बाद ऐसी क्या कोई वजह हुई कि उसने उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, अपने एहसान करने वाले को? जो वफा था तो उसके था दिल में और अल्लाह के था। मैंने तो न कभी उसके लोगों का घर पे जाती थी, न कभी हमारा घर पे आती थी। बार से बार दोस्ती था उस लोगों का, लेकिन मुझे ऐसा पता चल गया जो हमारा आदमी भाग भाग के बाहर चले गया। मैंने नमाज उसी टाइम खत्म किया था, दुआ किया था, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ गया, मैं सो गया चारपाई में, थोड़ा आराम ऐसे कर दी। फिर हमारा बेटी भी चीख मार दिया, कहती है पता नहीं क्या हो गया। मैंने बोला था पता नहीं लड़ाई हो गया, क्या हो गया। मैं बार बार के हमारा शोर तो भाग भाग के चली गया। मैं आस्ता आस्ता बहुत दिल परेशान हो गया। मैंने अपना पड़ोसी को बोला था मुझे बाइक में ले जाओ, जो पता नहीं काशिफ को क्या हो गया, उसने मुझे नहीं बताया। कहती है पता नहीं आंटी जो क्या हो गया। जो हम लोग उधर तक गली पर तक चले गया, जो उधर बहुत सारी आदमी खड़ा हो गया, जो उसने पूछा था क्या हो गया, जो उसने गोली ऐसी दिखा दी। फिर मुझे गम का परेशानी आ गया। मैंने बोला था पता नहीं हमारा बेटा को किसी ने गोली मार दी है, बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने बोला था वो हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है। उस लोगों ने बोला था तुम्हारा वो तो अस्पताल चली गया। मैंने बोला था कौन सा अस्पताल था, खेरिया इंडस में। फिर हमारा पड़ोसी के मैंने बोला था मुझे जल्दी जल्दी इंडस में ले जा, क्यों फिर तो हमारा होश उड़ गया ना। वो जो गोली मैंने वो काश ऐसा देखा था ना, मैंने बोला था शायद हमारा बेटा को माँ थी ना, माँ थी, मार दिए। जो मैं चले गया उधर, जो उधर मुझे लोगों ने सारे लोग जमा हो गया, कह रही आंटी अंदर नहीं जाओ, तुम्हारा बेटा अच्छा खासा है, बाती भी करती है, उससे गोली निकालती है, फिर तुम्हारा घर पे आती है। लोगों ने झूठ बोला था ना मुझे। फिर मैं जल्दी जल्दी वापस आ गया। बेटियों को बोला था शाबाश जल्दी जल्दी इस्तिंजा कर और सूरत यासीन का खत्म शुरू कर, जो अल्लाह हमारा बेटा खसिया था ये सब बच जाएगा। जो मैं जैसे गुसलखाने में चली गया, जो हमारा बेटियों ने बहुत चीखी मार दी। कहती हमारा बड़ा भाई ने फोन कर दिया, कहती है काशिफ चले गया दुनिया से। जो बहुत बस जोर जोर से मैं रोया था, जोर जोर से रोया था, ऐसे बात था। माँ जी अब आप क्या चाहती हैं, सुकून अब आपको कैसे मिलेगा? बस ऐसा हमारा तो ऐसा सुकून मिल जाएगा जो ये पकड़ जाएगा, बस जेल में अंदर चली जाएगी, बस यही सुकून है। और क्या सुकून है, मारता तो हम लोग को नहीं है, क्यों फिर हमारा बेटा का शहीदगिरी खराब हो जाएगी। जो हम लोग उससे बदला लेती है फिर तो शहीदगिरी खराब हो जाती है ना। वो तो शहीद हो गया, शहीद नहीं हो गया, हो गया ना। माँ जी अभी आपने कहा है कि उसको अच्छा मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही हैं कि शायद गुलफराज जो है वो कराची छोड़ के चला गया है या फिर मुल्क से बाहर चला गया है। अगर वो मुल्क से बाहर या कराची से बाहर गया है तो मेरे ख्याल में कि पुलिस के लिए इससे ज़्यादा मतलब आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तमाचा मार के भागा है। याद रखिएगा ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक ताज़ियाना होगा उनके ऊपर अगर वो यहाँ से भाग के चला गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि माँ जी मैंने ना इस केस के लिए, आपके बेटे के केस के स्टडी करने के लिए मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, जो उसके मिलने जुलने वाले थे, जो मोहल्ले वाले थे, जो इस आसपास के लोग थे, हमने उसके बारे में मालूम किया। उनका ये कहना है कि इतना प्यारा बंदा था काशिफ, बच्चों से इस कदर प्यार करता था। बूढ़ों को अगर कभी ऐसा होता था कि कोई बूढ़ा सही तरह चल नहीं पा रहा होता था, कोई ऐसा बुजुर्ग होता था, सामान उठा के उसके बैठा खुद इस तरीके से वो लेके, इसमें शक नहीं था बिल्कुल। हमारा बेटा फरिश्तों की तरह साफ था, क्यों उसने तो मैंने पाला था, हमारा साथ बड़ा हो गया, कभी औरतों के ऐसे देखा नहीं है, इतना साफ आदत था उसकी। अगर किसी सोनों पर बैठा था ऐसा नहीं देखती है, लेकिन किसी की चीज पर नहीं देखती। अल्लाह ने ऐसा प्यारा दिल और गैरत वाला था और मासूम वाला था ऐसा। माँ जी एक बात बताइए, ये सवाल तो
मैं खुद से पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया तो मुझे एक तशनगी रह जाएगी। तशनगी मतलब मेरे दिल में एक चीज़ रह जाएगी कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। माँ जी इतना हौसला कहाँ से लाई आप, पहले तो मुझे ये बताइए। इतने मैंने प्रोग्राम किए हैं अब तक, तो मैंने ऐसे वाक़यात जब होते हैं, मैं माँ बाप से बात करती हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले तो खुद का इम्तहान होता है, मुझसे तो खुद बड़ा मुश्किल होता है उनसे बात करना। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो धाड़े मार मार के या तो रोना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मैंने औरतों को बेहोश होते हुए देखा है। आप चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं, इतना हौसला कहाँ से लेके आई, किस चीज़ ने? इस टाइम बस हमारा खुद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दे दिए, बस उसको चारपाई पड़ा हुआ था, मैंने आप नमाज पढ़ ली अल्लाह का तरफ से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये भी मैं खुश था जो हमारा बेटा शहीद हो गया, जो उससे आज से कत्ल नहीं हो गया, फिर तो कातिल था हमारा बेटा। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कराची में एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात का होना, कभी बीवी के हाथों शौहर का मारा जाना, कभी सगी औलाद के हाथों बाप का मारा जाना, कभी एक दो टके के लिए एक लेन देन के मामले के ऊपर नागिन चुरंगी पर एक रेंटा कार के ऑफिस के अंदर उसका मालिक दरिंदा बन जाता है एक आदमी को, चाहे मामला कोई भी हो लेन देन का। किसी के पास ये क्या इख्तियार था? जिस तरीके से हमने वो मनाजर देखे कि किस तरीके से उसे बहीमाना तशद्दुद करके फिर बंद कर दिया गया और बेकसी की हालत में वो लड़का जो था वो मर गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक दोस्त से ज्यादा इस दुनिया में प्यारा रिश्ता कौन सा हो सकता है कि जिसको ये चॉइस आपकी होती है। ये वाहिद ऐसा रिश्ता होता है कि जो आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, बाकी रिश्ते आपको दिए जाते हैं कुदरत की तरफ से, वो आपकी किस्मत में लिखे जा चुके होते हैं। ये वो रिश्ता होता है कि जो कि आपको, और आप बड़े सोच समझ के अपने दोस्तों का इंतखाब अगर करते हैं तो वो आपकी जिंदगी बहुत आपके साथ वो सहल हो जाती है किसी भी गमी खुशी में। ये समझ में नहीं आ रहा कि काशिफ एक शख्स को जिसका नाम गुलफराज है, उसके साथ हर वक्त वो खड़ा हुआ है, उसके मुश्किल वक्त के अंदर उसके घर में राशन डलवा रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भाइयों की तरह उसके साथ लगा हुआ है, और अगला बजाय ये कि उसका कोई एहसान उतारता उसने उसके ऊपर गोली चला दी, मार दिया उसको। ये क्या हमें ये जानना है। हम लोग इंतशार वाली कौम बन चुके हैं, हम अपने इंसानियत के दर्जे से तनज़्ज़ुली का शिकार होते होते आज हम जानवरों से भी, दरिंदों से भी नीचे चले गए। इस वक्त अगर कराची और ख़ास तौर पे सिंध पुलिस ने इस वक्त अगर कोई कमज़ोरी दिखाई तो एक बात याद रखिएगा कि ये सवाल इनका तो चलो है, ये तो माँ बाप हैं, ये फिर हमारा भी सवाल बन जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक घर का मामला नहीं रहा है, ये ओवरऑल अब पूरे के पूरे एक सोसाइटी और एक मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं। रोज़ाना के इस तरह के वाक़यात का होना लम्हे फिक्रिया नहीं है, ये अलार्मिंग है। तो जनाब ये है मरहूम काशिफ का घर, मकतूल काशिफ का घर। ऊपर उसके भतीजा भतीजी बैठे हुए हैं जो उसकी जान का बताए थे, इनके घरवाली मुझे बता रही थी, इनकी खवातीन, कि ये भतीजा भतीजी काशिफ की जान का टुकड़ा थे, उसके दिल का टुकड़ा थे, उसकी जान थे ये। और आज वो आते जाते हर बंदे को काशिफ मामू, काशिफ चाचू इस तरीके से पुकार रहे हैं जो भी नीचे से गुजर रहा है मोटर बाइक पे। अब ये सिर्फ पुकार ही सकते हैं क्योंकि काशिफ तो अब आएगा नहीं। काशिफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि काशिफ को अगर देखा जाए ना तो गुलफराज ने तो सिर्फ उस पर गोली चलाई है, लेकिन हमारा कानून और इस मुआशरे ने काशिफ को मार दिया है। और पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, और वो भी बहीमाना तरीके से, हमारे लिए कोई मसला थोड़ी ना है। हम कहाँ पे जा रहे हैं? खुदा फॉर गॉड से सोचने का मकाम है इस वक्त हम लोगों के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए भी है। हम आप मान लीजिए इस बात को, मिनहसल कौम, इस वक्त हम सबको, खास तौर पे कराची में रहने वालों को, हर शख्स को इस वक्त साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। हम अब उनका केस बन चुके हैं क्योंकि हम नफ्सियाती हो चुके हैं, हम साइकोपैथ हो चुके। ये पूरे मुआशरे के, या तो कोई इक्का दुक्का ऐसे कोई वाक़यात होते तो हम लोग कहते कि चलो एक वक्त है, एक हीट वेव था, उसमें हीट मोमेंट में ऐसा हो गया। हर दूसरे दिन आपको ऐसा कोई वाकया कराची के अंदर आपको सुने। देखिए ये होना तो खैर इंटीरियर में भी नहीं चाहिए, ऐसे वाकयात तो इंटीरियर में भी नहीं होने चाहिए, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो या फिर सिंध हो। लेकिन ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये तो पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इसको मेट्रोपॉलिटन, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इसको पढ़ा लिखा और एक जदीद शहर, और कहने को तो ये एक मेट्रोपॉलिटन अगर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि जदीद मुआशरे से हम आहंग एक शहर है। अगर यहाँ पर पैदर पे ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो यकीन मानिए ये नॉर्मल नहीं है।
इससे पहले कि हम लोग एक दूसरे के गले काटना शुरू कर दें मामूली सी बातों के ऊपर, जो तकरीबन नौबत आ चुकी है, उससे पहले या तो हम लोग किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता कर लें, या हुकूमत हमारे लिए कोई माहिर नफ्सियात एक बंदे के लिए जो है वो अपॉइंट कर ले, या फिर कानून को इस वक्त जागना होगा, गवर्नमेंट को जागना होगा, वरना यह गया माशरा आपके हाथ से, कराची शहर गया आपके हाथ से। और फिर हर दूसरे दिन जहां पे आपको ये खबर मिल रही है ना, फिर हर घंटे में आपको ऐसी कोई खबर मिलेगी। तो गैर तबई मौत होना आज से 20-30 साल पहले ये बहुत रेयर होता था, कोई साल में कोई इक्का दुक्का वाकया होता था, वो भी याद रहता था। आज किस किस वाकये को याद करें? कभी किसी बेटी ने और बीवी ने अपने शौहर और अपने बाप को कत्ल कर दिया, चंद टकों के लिए बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, हमने रिश्तों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया है, और अब तो हमने दोस्तों में भी एक दूसरे को कत्ल, और उस दोस्त को जिसको कोई सोचा नहीं जा सकता। अब क्या बंदा दोस्तियां भी ना करे? रिश्तेदार तो चलो हम पे मुसलत हो जाते हैं कि चलो हम कहते थे कि भाई उनके लिए तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन दोस्ती तो हम खुद करते हैं ना। क्या एक तो ये प्रोग्राम के आखिर में कहना चाहूंगी, खुदा के लिए दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के करें। रिश्तेदारों का और खूनी रिश्तों का जो इंतखाब है आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दोस्तों का इंतखाब आप सोच समझ के कीजिए। यहाँ पर एक बहुत मासूम और एक बहुत ऐसा शख्स जिसकी हर किसी ने तारीफ की, बच्चों ने बूढ़ों ने मोहब्बत करने वाला शख्स, पता नहीं ऐसी क्या वजह हुई थी, वो गुलफराज अगर पकड़ा जाए, अगर पुलिस हरकत में आए, गुलफराज पकड़ा जाए, तो ये तो हमारा भी सवाल है कि ऐसा क्या हो गया था कि तूने अपने एहसान करने वाले दोस्त को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इतनी आसान मौत, मतलब एक इंसान को मारना, एक जानवर को आप नहीं मार सकते, एक मक्खी मच्छर को मारते वक्त हम लोगों का दिल दुख रहा होता है, यहाँ पे एक पूरा अपने दोस्त को मार दिया। तो हम रिश्तों को कत्ल कर रहे हैं और इतने आराम से कर रहे हैं हम लोग। आपको अंदाजा भी है कि हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं, हम लोगों की इस वक्त जहनी हालत क्या है, हम कितने ज्यादा एक एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, व्हाटएवर जो भी आप इसे कहते हैं कि एंजाइटी कह लें, या फिर आप इसको फ्रस्ट्रेशन कह लें, या फिर हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कुछ भी आप कह लें, लेकिन ये बड़ा खतरनाक रुख पे हम लोग जा रहे हैं। रोक लीजिए, अभी भी वक्त है, नुकसान हो चुका, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हो, रोक लीजिए। अब कानून या तो हरकत में आए और कानून जरा होश के नाखून ले, गवर्नमेंट होश के नाखून ले, और अगर कैफरे किरदार तक आप पहुंचा देते हैं इन कातलों को जो कि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपको हर गली के अंदर से, हर नुक्कड़ से, हो सकता है आपको अपने घर के अंदर से ऐसी ही खबरें आपको इस तरीके से मिले कि उसके बाद हमें भी समझ में ना आए कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, कौन सा प्रोग्राम करना है कौन सा नहीं करना, और आपको भी ना समझ में आए कि मातम किस वाक़े पे करना है, इस वाक़े पे, उस वाक़े पे, या जो होने वाला वाक़या है उसके ऊपर। बहरहाल मैं साइमा कंवल आज के प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ इजाज़त अपनी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।